हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को इस चैप्टर में पृथक्करण एवं स्वतंत्र अव्यूहन में अंतर बताएंगे। सबसे पहले ठीक तो पृथक्करण माने अलग होना, स्वतंत्र अव्यूहन माने स्वतंत्र रूप से अपने अगली पीढ़ी में दिखाई देना। इसमें हमें अंतर बताना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, एक तरफ हम पृथक्करण का नियम लिखते हैं और दूसरी तरफ हम लोग किसका लिखते हैं, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, जिसे पृथक्करण के नियम को अंग्रेजी में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। बताया है मैंने, दिखाया है। और इसे क्या कहते हैं, इसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलते हैं ना। तो आज हम इन्हीं दोनों में दो अंतर बता रहे हैं। पहला, यह नियम केवल एक संकर संकरण पर ही लागू होता है। पृथक्करण का नियम केवल एक संकर संकरण के नियम पर लागू होता है, दो पर नहीं। तो एक का मतलब हुआ, जैसे कि मैंने बताया था, अमिताभ बच्चन लंबे, जया बच्चन छोटे हैं ना। या फूल वाला लिया था एग्जांपल कि एक रेड है और एक वाइट है, यही लिया था ना। चाहे आप फूल वाला लक्षण ले लें, चाहे आप लंबाई वाला लक्षण ले लें, कोई भी लक्षण लेना है, एक जोड़ी का लेना है और दो पौधे, एक नर है एक मादा, तो इसमें विपरीत होनी चाहिए ना। ये अगर लाल पुष्प है तो ये कैसा होना चाहिए, सफेद। ये लंबा पौधा है तो ये क्या होना चाहिए, पौधा। ऐसे लक्षण जब ले तो उसे हम एक संकर संकरण कहते हैं। इस नियम में द्वि संकर संकरण या बहुसंकर संकरण ले सकते हैं, मतलब दो दो लक्षणों को ले सकते हैं, जो आपने स्वतंत्र अव्यूहन वाले में पढ़ा है। क्या पढ़ा है, गोल पीला, गोल के लिए कैपिटल आर, पीला के लिए कैपिटल वाई लिया था। तो दो लक्षण हो गया ना, एक गोला हो गया मटर और एक पीला पुष्प का हो गया। दूसरे, उसके विपरीत पार्टनर के अंदर क्या लिया आपने, जो उसका पार्टनर होगा वो झुर्रीदार होगा उसका बीज, और वह कैसा होगा हरा होगा, उसका पुष्प कैसा होगा, हरा। तो अगर हम ऐसे तीन लक्षण ले सकते हैं, चार लक्षण ले सकते हैं, जितनी इच्छा हो, तो ऐसे लक्षणों को हम क्या कहेंगे, बहुसंकर संकरण। फिर आता है पृथक्करण में दूसरा क्या, इसमें एक लक्षण के दोनों एलील युग्मक बनने के समय अलग होकर अलग अलग युग्मक में पहुंचते हैं। कह रहा है दो एलील माने जैसे कैपिटल टी लिया है आपने, या स्मॉल टी लिया, ये दोनों क्या होते हैं, अलग होते हैं। क्या होते हैं, अलग होते हैं। अलग क्या युग्मक बनने के समय अलग होकर अलग अलग युग्मक बनाते हैं, और ये अलग जाएंगे तो इनसे जो नया बनेगा युग्मक गैमेट्स वो अलग होगा। समझ में आया नहीं? तो इस तरह से इसमें अलग होते हैं। इसमें क्या करा, इसमें एक या एक से अधिक जोड़ी विप्रयासी का मतलब है एलील, ठीक, लक्षणों के एलील युग्मक बनाते समय बिना एक दूसरे को प्रभावित किए अलग हो जाते हैं। मतलब जब इनमें भी युग्मक बनने लगता है तो इनके दोनों एलील बिना किसी प्रयास के आपस में क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब युग्मक में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे नए युग्मक का निर्माण होता है। तो ये तो अंतर हो गया है आपके पृथक्करण का और स्वतंत्र अव्यूहन का। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हमने डिफरेंस बता दिया। अब बच्चों आता है समयुग्मजी और तथा विषमयुग्मजी में अंतर क्या है। इसमें तीन अंतरों को मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। ठीक, पहला है एक जीन के दोनों युग्मक विकल्पी एलील आपस में समान होते, मतलब कि इसमें अगर दोनों ले रहे हैं तो कैपिटल टी होंगे या दोनों स्मॉल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसा नहीं होगा। बात समझ में आया? समयुग्मजी में। विषमयुग्मजी में क्या होगा, एक जीन के दोनों युग्म विकल्पी आपस में क्या होंगे, समान नहीं होंगे। मतलब ये विषमयुग्मजी का होगा उदाहरण, और ये या ये दोनों क्या होंगे, समयुग्मजी। समझ में आ रहा है? सम माने समान, सम माने हाँ, देखो गांव में कहते हैं ना, ऊंट बैठाते समय सम बैठ बैठ ऐसे करते हैं ना, सम बैठ। देखिए कितना बढ़िया गांव के लोग भी बोलते हैं सम बैठ। सम माने बराबर बैठ, नहीं तो पैर टूट जाए बे, तो ऊंटे के बोलते हैं नहीं। हाँ, जो बैल रखे रहते हैं वो हाँकते समय वो कहते हैं, या बैठा, जैसे मान लो बैठा दिए, सम बैठ बैठ करते हैं ना, तो जानवर समझ जाते हैं, इसे समझ जाते हैं, नहीं समझ जाते। आप अपने घर में या कहीं आसपास देखिए, दिख जाएगा। तो सम का मतलब हुआ समान, बराबर। तो इसमें दोनों लक्षण समान है या विपरीत, समान। जो समान रहे दोनों वो क्या हो गए, समयुग्मजी।
और जौने में एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी को विषमांगी में रखेंगे या विषम। समझ में आया? फिर क्या करा, केवल एक प्रकार के युग्मक बनते हैं। इसमें जब युग्मक भी बनेंगे तो कैसे बनेंगे, एक कई प्रकार के बनेंगे। और इसमें क्या होगा, अलग अलग प्रकार के युग्मक बनेंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी तो अलग अलग युग्मक बनेंगे ना। और इसमें जाएंगे तो इधर भी कैपिटल टी उधर भी कैपिटल टी। बोलिए ठीक। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि अगर स्वपरागण होने पर जो संतति पैदा होंगे वे माता पिता के लक्षणों वाले ही होंगे। जब स्वपरागण करा दें, जैसे मैंने बताया ना, अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन, फिर उनके 4 बच्चे पैदा हुए, बताया था ना कैपिटल टी स्मॉल टी है। अगर इनमें स्वपरागण कराएंगे तो माता पिता वाले तो लक्षण रिपीट होंगे, कोई नया आया ना, क्योंकि भाई बहन में माता पिता का तो लक्षण रहेगा। तो स्वपरागण में हमेशा क्या होता है, समलक्षण वाले समजीनी होते हैं। समलक्षण वाले वह समजीनी होते हैं, समान जीन वाले होते हैं। स्वपरागण होने पर संतति में प्रभावी एवं अप्रभावी दोनों विपर्सी लक्षण प्रकट होते हैं। मतलब इसमें कह रहा है कि अगर आप स्वपरागण करा देंगे तो प्रभावी या अप्रभावी दोनों लक्षण आपस में क्या हो जाएंगे, अलग अलग आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेंगे। समझ में आया? अब आता है आनुवांशिक पदार्थ। वाह, बहुत अच्छी बात बोल रहा है। आनुवांशिक पदार्थ, आनुवांशिक पदार्थ का मतलब क्या हुआ, ऐसे पदार्थ जो माता पिता के गुणों को अपने बच्चों में ले जाए, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, आनुवांशिक पदार्थ। और हमारे शरीर में आनुवांशिक पदार्थ कहाँ पाया जाता है, बता रहा हूँ। देखिए, हमारे शरीर में पाई जाती हैं कोशिकाएं। हमारे शरीर में क्या पाई जाती हैं, कोशिकाएं। बहुत सारी कोशिकाएं हैं ना, तो हम लोग बहुकोशिकीय जीव हैं। और कोशिकाओं में देखिए, आप लोग 9th में पढ़े हैं, एक केंद्रक पाया जाता है, उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे, गाल्गी बॉडी पाया जाएगा, राइबोसोम पाए जाएंगे, ऐसे सब चीजें हैं ना। तो केंद्रक हर कोशिका के, जितनी भी कोशिका आपकी बॉडी में, हर कोशिका के केंद्रक में एक धागे जैसी संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है, धागे जैसी संरचना। ठीक, या यूं कह लीजिए कि माता पिता के गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का काम कौन करता है, डीएनए। कौन करता है, डीएनए। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसी तरह से आरएनए का फुल फॉर्म है राइबोन्यूक्लिक एसिड। आता है एग्जाम में पूछा जाता है, इस बात का ध्यान दीजिए। तो डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। डीएनए क्या है, आनुवांशिक पदार्थ है जो माता पिता के लक्षणों को अपने संतानों में या उनकी संतानों में स्थानांतरित करता है। पक्का समझ में आया? डीएनए कोशिकाएं 2 तरह की होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक होती है, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए गुणसूत्र के रूप में कोशिका द्रव्य में ही पड़ा रहता है। गुणसूत्र के साथ जुड़ा होकर के कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है और उसी से माता पिता में जाता है। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए प्रोटीन और गुणसूत्र के साथ जुड़ा होता है। जैसे ये देखिए, केंद्रक है। अब केंद्रक में देखिए क्या रहता है, ऐसे केंद्रक है, गुणसूत्र बने हैं। अब इसमें देखिए ऐसे छोटे छोटे दाने जैसी संरचना बने रहेगी। जैसे आप देखिए चप्पल आता है, पहने हैं, रात से पहने हैं, उसमें छोटे छोटे दाने नहीं निकले हैं। ऐसे डीएनए गुणसूत्र में दाने के रूप में जुड़ा रहता है। समझ में आया? और जो जुड़ा रहता है तो उसमें प्रोटीन भी रहता है। ऐसा नहीं कि जहां मन में ऐसे लग गया, प्रोटीन के बिना काम नहीं होने वाला। ठीक, कह रहा है गुणसूत्र केंद्रक में रहता है। गुणसूत्र कहाँ रहता है, केंद्रक में रहता है। और कोशिका विभाजन के समय पीढ़ी दर पीढ़ी संतत कोशिकाओं में पाया जाता है। संतत कोशिकाओं में जाता है, संतत कोशिकाओं में जाता है, पाया जाता है, जाता है। ठीक, सही लिखा था मैंने। ठीक, संतत कोशिकाओं में क्या होता है, ये जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये क्या होगा, जब कोशिका विभाजन होगी तो उसी के जैसा फोटोस्टेट तैयार होता जाएगा और वही फोटोस्टेट उसके बच्चे में जाएगा। लेकिन हम लोग जब फोटोस्टेट कराते हैं तो ब्लैक अलग से समझ में आने लगता है ना, वो भगवान का दिया फोटोस्टेट है, एकदम सेम टू सेम रहेगा। डिटेक्टिव कोई करता नहीं, कोई आप कोई माई गलाल उसको पहचान ही नहीं पाए कौन अलग कौन सही। समझ में आया? माता पिता के पूरा लक्षण जाते हैं। ठीक, इसीलिए गुणसूत्र पीढ़ी दर पीढ़ी जाता है। इसीलिए गुणसूत्र आनुवांशिक पदार्थ का क्या कहा जाता है, वाहक कहा जाता है। आनुवांशिक पदार्थ का वाहक, याद रहेगा। ठीक, फिर कह रहा है गुणसूत्र क्या है, गुणसूत्र पे आ गया। कोशिका के अंदर बड़े अनुवांशिक गुणसूत्र पे आ गए। गुणसूत्र शब्द को अंग्रेजी में क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम 2 शब्दों से मिलकर के बना है। एक है क्रोमा, क्रोमा माने कलर्ड, रंगीन, और सोमा मींस बॉडी, ऐसी बॉडी जो कैसी हो, रंगीन हो। कैसी हो, रंगीन हो, उसे हम लोग क्रोमोसोम्स कहते हैं।
स्ट्रासबर्ग नाम के वैज्ञानिक सबसे पहले 1875 में गुणसूत्र को खोजा, जबकि गुणसूत्र का गुणसूत्र नाम स्ट्रासबर्ग ने 1888 में दिया। नहीं समझ में आया? वार्डेन ने, इसने दिया वार्डेयर ने, एक मिस्टेक से स्ट्रासबर्ग निकल गया। 1875 में स्ट्रासबर्ग ने गुणसूत्र को खोजा, जबकि 1888 में वार्डेयर ने गुणसूत्र नाम दिया। समझ में आया? फिर क्या करा, एक जात के जितने भी जीवधारी होंगे, एक जात के जितने भी जीवधारी होंगे, जैसे हम मानव जाति हैं, यहाँ पे ये नहीं कि वो बाभन है, वो क्षत्रिय हैं, वो वैश्य हैं, वो शूद्र हैं, वो यादव हैं, वो गहरवार हैं, वो कुशवाहा हैं, वो दुस्वाहा हैं, जो भी बयान कुछ नहीं, सब मानव। और यहू नहीं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, यहूदी हो, पता नहीं सारे लोग, जितने भी जातियां हैं सब मानव हैं, पृथ्वी पे सब मानव हैं। समझ में आया? और सब में गुणसूत्रों की संख्या आपस में क्या रहेगी? समान है। इसका मतलब एक जात के जितने भी जीव होंगे सब में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? समान व निश्चित होती है। जबकि भिन्न भिन्न जातियों में, जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, हम लोग खड़े हो जाए उसमें, तो सब जाति अलग हो गए ना। गाय है, वो भैंस है, वो भेड़ है, वो कुत्ता है, वो बिल्ली है, मान सब में गुणसूत्रों की संख्या आपस में क्या हो जाएगी? अलग अलग हो जाएगी। अगले पीरियड में हम आप लोगों को कुछ जीवों पादपों के बारे में बताएंगे, इनमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। बाकी बच्चों नेक्स्ट टाइम, ठीक है, टेक द एंजॉय, ठीक, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को बढ़ाओ, व्यूवर्स बनाओ और पढ़ो। और कुछ लोगों को यह लगता है कि नोट्स बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, तो ये सुनो, ये समुद्र वाला चड्डी बनियान नहीं, जो वो वाला पहनते हैं ना, उनकी जिंदगी भी वैसे ही होती है। हम भारतीय हैं, हम पहनते कहाँ हैं? कुर्ता धोती, 9 मीटर लंबा होता है धोती, समझे? तो हम लोग अगर अच्छे से नहीं पढ़ेंगे और पगड़ी बांध लेते हैं, एक्स्ट्रा एक जो गमछा रख लेते हैं एक्स्ट्रा, समझे? और अपने संस्कृत से भाग करके गोवा वाले ब्रिज पे और जा करके आग सेकोगे ना बेटा, एक दिन जल जाओगे, मर जाओगे, टाइम आने दो बस। क्योंकि देख लो, लतेरे के फूलों के एक दिन जवानी चढ़े थे, खूब फूला आता है, लेकिन एक दिन के बाद कहते कि सूखे नहीं जाते, समझे हो? तो पढ़ाई करो, ये सब शहर वाले लंदन के मत देखा करो। जितना बड़ा शहर हो, पॉपुलेशन हो और उसमें पढ़ने वाले बच्चे हो, उनका रेशियो देख लेना, रेशियो देख लेना, तो सक्सेस होने वालों का रेशियो बहुत कम होता है। यूपीएससी का एग्जाम साल में 2 बार होता है, याद करके देख लो जा करके। 80% लौंडे या लड़कियां गांव से रिलेटेड होते हैं, वो निकालते हैं। और शहर में जो बहुत बच गए, जो सेंसियर हैं, जिसके माता पिता सेंसियर हैं, वही सेलेक्ट। अब गांव के लड़के जो शहर के हवा लग रही है ना बेटा, कि ये ऐसा है वैसा है, घबराओ मत, भीख मांगो, भिखो नहीं मिलेगा, आने दो समय, ठीक। इसीलिए ईश्वर से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है, क्योंकि वहां सब सारे भिखमंगे बैठे रहते हैं। भीख मांगा जाता है ना, बड़ी मजबूरी में आदमी अपाहिज के बाइज के लिए देता है। लेकिन घबराना मत। अब कहोगे भीख नहीं मांगने जाएंगे, तो भीख तुम नहीं मांगने जाओगे, हम जान रहे हैं, लेकिन करोगे क्या? ठेला लगाओगे, पान की गोमती लगाओगे, समझे, सब्जी बेचोगे, और फिर कहोगे क्या? चोरी नहीं कर रहे हैं सर, मेहनत की कमाते हैं, मेहनत की खाते। खाओगे साले, खाओगे, खाता तो सुअर भी है, खाता तो हाथी भी है। अब समझ लो तुम हो क्या। धन्यवाद।